बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने चैप्टर 4 सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें सेल साइकिल को एक ओवरव्यू करने के बाद हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं। अब माइटोसिस जो है, हमने कहा कि इसमें दो फेसेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मेन लेंथी फेज जिस पे हम फोकस कर रहे हैं ये कैरियोकाइनेसिस है, जिसे हमने फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। प्रोफेस में हमने देखा कि हमारे पास जब सेल एंटर हुआ तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये अभी विजिबल भी नहीं है और रैंडमली पड़ा हुआ है। लेकिन प्रोफेस के अंदर इस रैंडम लूज जेनेटिक मटेरियल को अरेंज कर दिया जाता है। जब ये जेनेटिक मटेरियल अरेंज होता है तो ये प्रॉपर शेप में आ जाता है। पहले इसे हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, लेकिन जब ये शेप में आ जाता है तो इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। स्ट्रक्चर सेम है। और ये जो क्रोमोसोम हमें यहां नजर आएंगे, इनकी फीचर ये होती है कि इनमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं और ये दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और ये क्रोमेटिड बनता है जब क्रोमोसोम एस फेस में आता है। जब वो एस फेस में आता है तो इस तरह का होता है। इसके सामने इसकी एक और कॉपी बना दी जाती है, लेकिन वो कॉपीज अलग नहीं होती, बल्कि सेंटर में आके दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। जिस जगह ये सेंटर में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और सेंट्रोमेयर में एक हिस्सा होता है काइनेटोकोर, जहां पे आके हम देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। ठीक, फिर हम आते हैं मेटाफेस प्लेट पे। ये मेजर इवेंट था, अदरवाइज आप लोगों ने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है। ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अब सेल की ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले एक दूसरे के साथ इकट्ठे पड़े थे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उसकी लॉजिक भी है। और साथ ही साथ इनके स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए। अगले फेस में फिर हम देखेंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है। जैसे ही हम मेटाफेस में आते हैं तो हम देखते हैं कि असल में सेंट्रियोल सेल्स के ऑपोजिट साइड्स पे इसलिए आ रहे होते हैं कि वो हर क्रोमोसोम को एक एक अपना स्पिंडल फाइबर्स अटैच कर सकें। ठीक है ना, अगर आपके पास यू क्रोमोसोम्स हैं तो एक साइड से एक सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर आता है, दूसरी साइड से दूसरे सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर आता है, और ये क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स हैं। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो रैंडमली पड़े हुए क्रोमोसोम्स को सेल के बिल्कुल सेंटर में लाके अलाइन कर देते हैं। ये जो क्रोमोसोम की सेल के सेंटर वाले रीजन में अलाइनमेंट हुई है, हम कहते हैं वहां पे मेटाफेस प्लेट बनी है। ये मेटाफेस प्लेट वो एक्सिस है, वो पॉइंट है जहां क्रोमोसोम्स को आके अरेंज किया गया और ये सेल का सेंटर बन जाता है। और बड़े तरीके से किया जाता है कि आपके पास एक क्रोमोसोम के पास एक सेंट्रियोल से सिर्फ एक ही स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो रहा होता है। और उसकी सिग्निफिकेंस ये आती है कि नेक्स्ट फेस एनाफेस, जो कि सबसे क्रिटिकल फेस है माइटोसिस का, उसमें हम देखते हैं कि जब ये स्पिंडल फाइबर्स अपने अपने सेंट्रियोल की तरफ कंट्रैक्ट कर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। जुदा होने की वजह से यह होता है कि ये क्रोमोसोम एक था, लेकिन जब इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुए तो हर क्रोमेटिड अब अपने अंदर पूरा एक क्रोमोसोम है, यानी कि एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन गए। तो इसको अंडरस्टैंड करो जरा। हमारी बॉडी में हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है। अब जब उसने डिवाइड करके दो सेल बनाने हैं तो हर सेल में फिर 46 क्रोमोसोम होंगे। ऐसा इसलिए मुमकिन होता है कि आपके पास जो सेल डिवाइड कर रहा होता है, एनाफेस में इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग कर दिया जाता है। 46 क्रोमेटिड इस तरफ चले जाते हैं, 46 क्रोमेटिड सेल के दूसरे एंड पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि जब सेल डिवाइड करता है तो हर बनने वाले सेल के पास दोबारा 46 क्रोमोसोम होते हैं, कम नहीं होते। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन के बाद ये जो एक एक क्रोमेटिड अलग हुआ है, अब ये बजाते खुद एक क्रोमोसोम है। ठीक हो गया, यहां तक हमने एनाफेज देखा था। और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि ये जो क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है, ये
इस बात को यकीनी बनाएगी कि जो दो नए सेल बनेंगे उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए। अगर यहां एरर आ गया, एक पेरेंट क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड हो और दूसरे के ना हो, तो इसका मतलब है एक साइड पे तो 46 क्रोमोसोम चले जाएंगे, दूसरी साइड पे 45 क्रोमोसोम जाएंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं हुए थे। तो वो जो दो सेल बनेंगे दोनों ही अब नॉर्मल हो जाएंगे। एक वाले के पास ये वाला क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे वाले के पास कुछ भी नहीं जाएगा। ये बात समझ आई? इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा एनाफेज जो है माइटोसिस में, ये सबसे क्रिटिकल फेज होता है। ये वो स्टेज है जहां इंश्योर किया जाता है कि जो दो नए सेल बनने जा रहे हैं इनमें क्रोमोसोम्स इक्वल हो। जो बच्चे क्यूआर कोड में इस वीडियो को देख रहे हैं, इन्होंने वीडियो पॉज करनी है, अपनी पीपीटी स्लाइड पे आना है और एनाफेज को जरा विजुलाइज करना है। मैंने स्लाइड में ही वीडियो डाल दी है, चलें जी इसको ऑब्जर्व करें। चलें जी, देखा आप लोगों ने कि किस तरह से सेंट्रियोल्स जो है वो फाइनली स्पिंडल फाइबर्स को कंट्रैक्ट करके क्रोमोसोम्स को दो ऑपोजिट एंड्स पे इक्वली डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर टीलोफेज स्टेज रह जाती है। समझने के लिए आपने ऐसा लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हम बच्चे को समझाते हैं कि यहां जो कुछ हो रहा है ना, तकरीबन हम कहते हैं कि वो प्रोफेज में जो कुछ हुआ था उसके ऑपोजिट है। कैसे, अभी देख लेते हैं। हमारे पास टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अपने अपने ऑपोजिट एंड्स पे आ गए हैं। डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखो, क्रोमोसोम दो अलग अलग हिस्सों में चले गए हैं, सेल अभी एक ही है। अब आपके पास वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप जो प्रोफेस में डिसअपीयर हुई थी, टीलोफेस में आप देखोगे दोबारा से बनना शुरू होगी। तो रिवर्स हो गया प्रोफेस का, ठीक है। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनी तो आप देखोगे कि एक सेल में अब एक की बजाय दो न्यूक्लियस आ गए, और हर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां बनी है, वो जो हमने क्रोमोसोम्स अलैदा किए हुए हैं उनके अराउंड बनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये जो हमने क्रोमोसोम्स यहां अलैदा किए थे, इनके अराउंड हमने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है। असल में यहां पे अगर आप डायग्राम देखो तो आपके पास वो क्रोमोसोम इस तरह नजर भी नहीं आ रहे। उसकी भी वजह बताता हूं। ये जो अब दो न्यूक्लियस बने हैं ना, ये बिल्कुल सेल के दो ऑपोजिट एंड्स पे हैं, दो ऑपोजिट पोल पे हैं, और इनकी खासियत ये है कि इन दोनों सेल्स में या इन दोनों न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। माइटोसिस ने क्रोमोसोम्स की तादाद को कुछ नहीं किया। क्रोमोसोम जो थे, अगर वो 46 हैं तो नए बनने वाले जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं उनमें भी वो 46 ही देंगे। ये वो पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो क्रोमोसोम थे एनाफेज के अंदर, ये देखो, ये अभी तक क्रोमोसोम है, इनकी एक प्रॉपर शेप है। और ये क्रोमोसोम हमारे पास कब अपीयर हुए थे, प्रोफेज के अंदर। लेकिन टीलोफेज में आप देखोगे कि ये क्रोमोसोम डीकंडेंस, लूज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम यहां पे देख रहे हैं कि हमें ये वो क्रोमोसोम अपनी शेप में नजर नहीं आ रहे, बल्कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लूज स्ट्रक्चर में है। और जब ये चीज जेनेटिक मटेरियल लूज स्ट्रक्चर में आ जाता है तो तब हम इसे क्रोमोसोम नहीं कहते बल्कि क्रोमेटिन मटेरियल का नाम देते हैं। तो आपके पास टीलोफेज में क्रोमोसोम डिसअपीयर हो गया क्योंकि वो अपनी कंडेंसेशन खो चुके हैं और लूज फॉर्म में आके क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जिन्होंने इन क्रोमोसोम्स को अलग किया है, काम पूरा हो गया है, अब इनकी जरूरत नहीं है, तो आप देखोगे सेल के अंदर ये डिसअपीयर हो रहे हैं। ये देखो, वो जो बड़े बड़े स्पिंडल फाइबर पूरे सेल में फैल चुके थे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो रहे हैं और इनकी साइज जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। और लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था प्रोफेस में न्यूक्लियोलस रीजन जो था वो डिसअपीयर हुआ था। ये रीजन दोबारा टीलोफेज के अंदर अपीयर हो जाता है। तो अब जरा गौर करो, हम वन बाय वन चलते हैं। हमारे पास प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई, टीलोफेज में रीअपीयर हो गई। वहां एक न्यूक्लियस था, यहां दो न्यूक्लियस बन गए। क्रोमोसोम वहां कंडेंस हो रहे थे, यहां डी कंडेंस हो रहे हैं, दोबारा लूज हो रहे हैं। वहां स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, ऑर्गेनाइज हो रहे थे, अपीयर हो रहे थे, यहां पे वो डिसअपीयर हो रहे हैं। वहां न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस वो डिसअपीयर हुआ था और टीलोफेज में रीअपीयर हो गया। इसलिए हम कह देते हैं कि असल में टीलोफेज काइंड ऑफ प्रोफेज का ऑपोजिट है। ये देखो, अल्टीमेटली
जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुई तो हमारे पास एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बन चुके हैं और दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम है। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो हमारा सेल जो एंटर हुआ था उसका न्यूक्लियस भी डिप्लॉयड था या सेल भी डिप्लॉयड था, और ये जो दो न्यूक्लियस बने हैं ये अब भी डिप्लॉयड है। यहां भी 46 क्रोमोसोम है, यहां भी 46 क्रोमोसोम है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जिसको यहां ऑब्जर्व कर लो, ये नेक्स्ट फेज में है कि आपके पास अब अगला फेज है साइटोकाइनेसिस का, जहां सेल ने डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है। तो ये देखो, टीलोफेज जब एंड हुआ तो आपके पास सेल की डिवीजन अब स्टार्ट होगी, और सेल की डिवीजन हमें कैसे नजर आ रही है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो सेल के सेंटर से अंदर दबना शुरू हो गई है। हम कहेंगे वो अंदर पिंच कर रही है, यहां हम एक वर्ड यूज करते हैं वो ग्रूव इन कर रही है। ग्रूव का मतलब ये होता है अंदर पिंच कर जाना। ठीक है, ये वर्ड हम आगे देखते हैं। लेट्स से हमारे पास इसकी एनिमेशन है। अब एक दफा हम इस वीडियो में भी इसे ऑब्जर्व करते हैं। क्यूआर कोड में जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं इसको पॉज करें और स्लाइड में मौजूद इस पीपीटी में इस वीडियो को देखें। चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं सेल की लास्ट स्टेज है माइटोसिस की, जहां पे एक सेल ने अब दो सेल बनाने हैं और ये आपके पास साइटोकाइनेसिस है। आप ये भी कहते हो कि यहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, आप ये भी कहते हो कि यहां पे सेल डिवाइड हो रहा है। दोनों चीजें ठीक है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, अब सेल डिवाइड कह लो या साइटोप्लाज्म को कह लो, ये डिवाइड कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपके पास एक से दो सेल बनने जा रहे हैं। हां, अब एक ट्विस्ट आ रहा है यहां पे। अभी तक जो आपने कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस पढ़े हैं, ये आपके पास प्लांट और एनिमल सेल में ऐसा ही हो रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन जब साइटोकाइनेसिस की बारी आ रही है ना, यहां अब एक ट्विस्ट आ जाएगा कि एनिमल और प्लांट सेल में ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर जाएगा, और उसकी वजह भी बताता हूं। पहले हम देखते हैं एनिमल सेल को। अब एनिमल सेल जो है, अभी हमने पीछे देखा, बाहर फ्लेक्सिबल सॉफ्ट सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेंट्रियोल से इसको सिग्नल जाता है, यही सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर बनाता है। जब टीलोफेस मुकम्मल हो जाता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, यहां से सिग्नल जाता है सेल के सेंटर में सेल मेम्ब्रेन को, और सेल मेम्ब्रेन सेल के सेंटर से अंदर पिंच होना शुरू होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन अंदर से पिंच हो रही है ना, ये जो दबा हुआ स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे हम कह रहे हैं क्लीवेज फुरो, कि ये वो जगह है, ये वो फुरो पॉइंट है जहां पे आके सेल ने डिवाइड करना है। और समझ भी आ रहा है कैसे, अभी देखते हैं। हमारे पास क्लीवेज फुरो बनती है, और ये आपके पास जो सेंटर पॉइंट है जहां पे क्लीवेज फुरो बनी थी, ये मजीद अंदर की तरफ दबता चला जाएगा। ठीक है, सेंटर से सेल मेम्ब्रेन दोनों एंड से अंदर दबती चली जाएगी। और जब ये अंदर दब रही होगी ना, अगर आप सेल को बाहर से देखोगे, उसको 3 डायमेंशन में देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो जो पॉइंट है जहां से सेल मेम्ब्रेन अंदर पिंच कर रही है, वहां वो एक पूरा रिंग बना हुआ है। और आप इमेजिन भी कर सकते हो कि आप कोई बैलून ले लो जिसमें आपने एयर फिल की हुई है, और आप उसको बिल्कुल सेंटर से प्रेशर दबाना शुरू करो, स्क्वीज करना शुरू करो, तो आप लोग ऑब्जर्व नहीं करोगे कि सेंटर में एक दबा हुआ जो पॉइंट है वहां रिंग नजर आ रहा होगा बाहर। बिल्कुल यही काम सेल में हो रहा होता है कि जब आपके पास एनिमल सेल जो है वो सेंटर से क्लीवेज फुरो वाले पॉइंट से अंदर स्क्वीज कर रहा होता है, तो जब हम 3 डायमेंशनली उसे देखते हैं तो हमें यहां पे प्रॉपर एक रिंग नजर आता है। इस रिंग को हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल रिंग, जिसकी वजह से क्लीवेज फुरो बनती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन सेंटर की तरफ मूव करते करते सेंटर में आके बिल्कुल फ्यूज कर जाती है। और जब सेल मेम्ब्रेन फ्यूज करती है, मैं आपको एक और डायग्राम से क्लियर करवाता हूं। लेट्स से आपके पास यूं सेल मेम्ब्रेन अंदर स्क्वीज करती करती यहां तक आ गई है, फाइनली नहीं हुई। अल्टीमेटली ये होगा कि ये मजीद अंदर की तरफ दबेगी और दोनों एंड से जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्यूज कर जाएंगे। और जब सेल मेम्ब्रेन आके सेंटर से फ्यूज करेगी तो अल्टीमेटली एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना देगा, जिसे आप कहते हो साइटोकाइनेसिस। और आपके पास ये जो दो सेल बनेंगे ये पेरेंट सेल से साइज में छोटे होते हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि अब ये जो दो नए सेल बने हैं ये दोबारा सेल साइकिल में जाते हैं और सेल साइकिल में इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं, और इंटरफेस के पहले फेज G1 फेज पे एंटर होते हैं, और वहां पहला काम ही, नुमाया काम जो किया जाता है, इनका साइज दोबारा अपने पेरेंट सेल के तरह इंक्रीज किया जाता है।
ये तो होगी एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस। अब प्लांट सेल में ऐसा क्या है कि वहां इस तरह से नहीं हो सकता? क्या एक ऐसी चीज है जो एनिमल सेल में नहीं है जिसकी वजह से हमें वहां एक डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी? फातिमा, आइडिया है? क्या ऐसा फर्क हो सकता है प्लांट सेल में जो ये काम होने से रोके, ये क्लीवेज फुरो बनने से एक्स्ट्रा सेल रोके? वॉल। वेरी गुड, शाबाश। वहां पे आप देखते हो जहां एनिमल सेल में बाहर फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये वीडियो भी देख लो अगर देखना चाहते हो, ठीक है? ये आपके पास इसी प्रोसेस को ज्यादा 3D वे में आपको समझाएगी। चले जी, अब हम देखते हैं प्लांट सेल में ये प्रोसेस कैसे होने जा रहा है। प्लांट सेल जो है ना, यहां आपके पास बाहर फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन की बजाय एक रिजिड सेल वॉल है, जिस वजह से आप देखोगे यहां वो क्लीवेज फुरो नहीं बन रहा, कंट्रैक्टाइल रिंग नहीं बन रहा, बल्कि यहां पे सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो सेल को डिवाइड करेगा। सेल मेम्ब्रेन, क्लीवेज फुरो जो है, कंट्रैक्टाइल रिंग, वो आप कह सकते हो कि बाहर से वो प्रेशर बढ़ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन अंदर दबती जा रही है, अंदर ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो रहा। यहां पे आप देखोगे कि बाहर से तो वो कंट्रैक्टाइल रिंग नहीं बनेगा, बल्कि सेल के ही अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा जो सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल प्लेट। होगा क्या हमारे पास, हम डायग्राम से देखते हैं फिर वापस आते हैं। ये देखो, ये आपके पास टीलोफेज एंड हुआ है प्लांट सेल में, और जरा गौर करो कि यहां पे आपके पास क्रोमोसोम्स के दो सेट्स मौजूद हैं, देख रहे हो? अब होता पता है क्या है कि जहां पे टीलोफेज एंड हो रहा होता है ना, उस दौरान प्लांट सेल में हम देखते हैं छोटी छोटी वेजिकल्स आती हैं। ये देखो, ये छोटी छोटी वेजिकल्स जो है ना, ये प्लांट सेल के सेंटर में आके अरेंज होना शुरू हो जाती हैं टीलोफेज में ही। और जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है तो आप देखते हो ये आती जाती हैं और सेंटर में आके अरेंज होती जाती हैं। ये जो वेजिकल्स है ना, ये असल में गोल्जी वेजिकल्स होती हैं। याद है गोल्जी पेटस पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि फाइनली वो अपनी प्रोटीन्स को वेजिकल्स की शक्ल में रिलीज करता है, जिसे हम गोल्जी वेजिकल्स या स्क्रीटरी वेजिकल का नाम देते हैं। तो असल में ये गोल्जी वेजिकल्स होती हैं जो प्लांट सेल के सेंटर में आके खुद को अरेंज करती हैं। अब जैसे जैसे ये सेंटर में आ रही है, इनकी तादाद बढ़ रही है और इनमें स्पेस कम होती जा रही है, ये वहां पे आपस में इकट्ठे पड़े हुए हैं। अल्टीमेटली आप देखते हो कि ये देखो, ये छोटी छोटी वेजिकल्स अब आपस में फ्यूज होना शुरू हो गई हैं। अब इनकी फ्यूजन की नतीजे में ना, यहां पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है सेंटर के अंदर। ये जो गोल्जी वेजिकल के फ्यूज होने से सेल, प्लांट सेल के सेंटर में स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल प्लेट। ये वो स्ट्रक्चर है जो अब प्लांट सेल को अंदर से डिवाइड करेगा, ठीक है? बजाय बाहर से सेल मेम्ब्रेन अंदर दबती, अंदर से एक स्ट्रक्चर जो है वो सेंटर से बनना शुरू हुआ। और ये जब सेंटर से बन रहा है तो ये किनारों की तरफ बढ़ रहा है। ये भी आपने याद रखना है कि ये सेंटर से ग्रो करता है और मार्जिन की तरफ बढ़ता है। कैसे बढ़ रहा होता है? ये जो वेजिकल्स हैं ये नई आती जाती हैं और इस सेंट पे फ्यूज करती जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि ये सेंटर से अवे मार्जिन की तरफ ग्रो करता है। अब मार्जिन पे क्या चीज है? सेल के मार्जिन पे दो चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन पे है और सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर सेल वॉल है। होगा क्या कि अल्टीमेटली ये सेल प्लेट मार्जिन की तरफ मूव करते करते जाके सेल की जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है इसके साथ फ्यूज कर जाती है। जैसे ही सेल प्लेट अंदर से सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती है, आपके पास प्लांट सेल डिवाइड हो जाता है, एक से दो सेल बन जाते हैं। यही अब जो सेल प्लेट है ये फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर। जो दो डॉटर सेल बने हैं, यही सेल प्लेट उनकी फ्यूचर में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनाती है, और आपके पास फॉर्मली आप देखते हो कि सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अब जरा याद करो फातिमा, क्या आपने सेल वॉल वाला लेक्चर सुना था जहां हमने कहा था दो लेयर्स थी, प्राइमरी सेकेंडरी? याद है? यस सर। अब यस अगर सर। वहां पे डायग्राम देखती तो मैंने आपको दिखाया था कि दो सेल्स के दरमियान में भी एक लेयर थी, मिडल लैमेला। वो दो यस सेल्स सर। में वो दो सेल में सेल वॉल की लेयर इसलिए होती है कि असल में प्लांट सेल डिवाइड ही ऐसे करता है
कि इनके दरमियान में एक कॉमन सेल प्लेट बनती है, और यही सेल प्लेट जो है ये एक एंड से एक सेल की सेल वॉल बनाती है और दूसरे एंड से दूसरे सेल की सेल वॉल बनाती है। तो इस वजह से आप देखते हो कि प्लांट सेल्स जो हैं, दो प्लांट सेल्स की सेल वॉल एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, और दोनों की सेल वॉल के दरमियान में जो लेयर है वो फिर मिडल लैमेला होती है, वो भी सेल वॉल का हिस्सा ही होती है। ये असल में यहां आपको वो चीज क्लियर होगी। अब आओ थ्योरी पे। सेल प्लेट कैसे बन रही है? गोल्जी वेसिकल्स आ रही है सेल के मिडल के अंदर, सेंटर के अंदर, और ये आके फ्यूज कर रही हैं, और फ्यूज करते करते सेंटर से बाहर की तरफ, मार्जिन की तरफ ग्रो कर रही हैं। अल्टीमेटली ये पहुंच जाती हैं किनारों पे जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वहां तक, और फाइनली ये उनके साथ कनेक्शन डेवलप करते हैं और सेल को स्प्लिट कर देते हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एनिमेशन लिंक दिया है। ये जो सारा आपने छोटे छोटे क्लिप्स में वीडियोस देखी हैं, बिल्कुल ये सारा डिटेल प्रोसेस एक और एनिमेशन के थ्रू मैं आपको चाहता हूं आप अंडरस्टैंड करो। यहां पे आपको जरा 3D विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छी नजर आएगी, ठीक है, बजाय इसके कि हम एक ही एंगल फ्रंट व्यू से देखें। इस एनिमेशन में आप डिफरेंट व्यू से भी इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करोगे। तो देखो, हमारा जो एसएलओ है जिसमें हमसे माइटोसिस और मियोसिस को समझना है, और हम चूंकि माइटोसिस को इलैबोरेट कर रहे हैं, नेक्स्ट में मियोसिस पे आएंगे, तो हमने उसके अकॉर्डिंग, एसएलओ के अकॉर्डिंग, ना सिर्फ माइटोसिस को एक्सप्लेन किया है बल्कि इसकी स्टेजेस को भी एक्सप्लेन किया। और इस दौरान हमने इस चीज का ख्याल रखा है कि हमसे एसएलओ कह रहा है आप स्केचेस और डायग्राम की मदद लें, ठीक है। आई होप कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम अब साथ ही कुछ वर्कशीट के क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हमारा लेक्चर जो है उसकी एसेंस कंप्लीट हो जाए। हमारे पास टाइम है। हाँ जी फातिमा, पूछ सकती हैं आप, पूछे क्या पूछना है। सर बुक में साइड बॉक्स में फिग्मोप्लास्ट भी एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। वेरी नाइस। मैं जान के ये चीज छोड़ता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप साइड वाले इंफॉर्मेशन को पढ़ो और मुझसे समझो। ये मैं इंटेंशनली छोड़ रहा होता हूं, और ये अच्छा लगा मुझे कि आपने ये पूछा है। अब फिग्मोप्लास्ट क्या है जरा इसको भी समझ लो। अब मैं इसके बारे में आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। आप ना कैंटब के अलावा किसी और की बुक उठाएं, 9th या फर्स्ट ईयर की, स्पेशली फर्स्ट ईयर बायो की, और वहां उस बुक में ये दो लफ्ज पढ़े, सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट। आप देखोगे दोनों के दरमियान में ना स्लैश लगा के लिखा होगा, समझते हो? सेल प्लेट लिखा है स्लैश फ्रेगमोप्लास्ट। जब आप दो लफ्जों के दरमियान स्लैश लगा देते हो ना, जनरली इसका मतलब लिया जाता है कि ये दोनों एक ही चीज के लिए हैं, ये दो अल्फाज एक ही चीज को बयान करते हैं, ये एक चीज के दो मुख्तलिफ नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। सेल प्लेट क्या है? जब प्लांट सेल डिवाइड कर रहा है तो गोल्जी वेसिकल्स आके फ्यूज कर रही हैं और वो एक स्ट्रक्चर बना रही हैं सेल के दरमियान में, दैट इज सेल प्लेट। अब मुझे बताओ, मैंने आपको अभी समझाया कि सेल के सेंटर में ये सेल प्लेट बन रही है और ये सेंटर से अवे मूव कर रही है, कहां? जहां पे सेल वॉल पड़ी हुई है। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सेल के सेंटर से इसलिए अवे कर रही है कि जो नई आने वाली वेसिकल्स है ना, वो इसके आउटर एजेस पे जाके फ्यूज कर रही हैं। जैसे जैसे वो आउटर एज पे फ्यूज कर रही हैं, आप देखते हो वो एज सेंटर से दूर एक्सटेंड कर रहा है। ये बात समझ आती है? लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं आना चाहिए माइंड में, इस वेसिकल को ये रास्ता कौन दिखा रहा है कि तुमने यहां किनारों की तरफ जाना है जहां पे अभी स्पेस है, जहां से वो बन चुकी है यहां नहीं जाना? कौन बताता है इन वेसिकल्स को कि मार्जिन की तरफ जाओ, यहां से फ्यूज करो ताकि वो फैलती फैलती सेल वॉल के साथ टच कर जाए और सेल दो में डिवाइड हो जाए? वो आप देखते हो वहां पे एक अलग से स्केलेटन होता है, एक अलग से आपके पास ट्यूब्यूल्स का, प्रोटीन्स का नेटवर्क होता है। वो जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जो इन आने वाली गोल्जी वेसिकल को एग्जैक्टली सही जगह पे फिक्स करवा रहा होता है, फ्यूज करवा रहा होता है, आप उसे कहते हो फ्रेगमोप्लास्ट। तो फ्रेगमोप्लास्ट और सेल प्लेट कतन दोनों एक चीज नहीं है। सेल प्लेट स्ट्रक्चर है जो सेल को डिवाइड करेगा, और इस स्ट्रक्चर के साथ जो आने वाली वेसिकल फ्यूज कर रही है
उसको जो चीज रास्ता दिखा रही है, जो स्केलेटन प्रोवाइड कर रही है उसे, कि आपने यहां से जाके इस जगह फ्यूज करना है, दैट इज योर फ्रेगमोप्लास्ट। क्लियर है? फातिमा ओके? यस सर। सर फेडरल बोर्ड ने हमें एसएलओ शेयर किए हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको लेकर चलेंगे या सारे ही पढ़ेंगे? आपके साथ शेयर किया गया होगा असेसमेंट फ्रेमवर्क, जिसके अंदर समेटिव एसएलओज हैं और फॉर्मेटिव एसएलओज हैं, उन्हीं की बात कर रही हो कुछ यस ऐसा? सर। हाँ जी। आप लोग तसल्ली से जो यहां आपको पढ़ाया जा रहा है पढ़ो। मैंने प्रॉपर उस पर एक आने वाले दिनों में वीडियो बनानी है। मैं खुद इंटेंशनली अभी उस पर वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ है जो आपके साथ शेयर करना है। तो हम इंशाल्लाह चेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आने वाले डेज में प्रॉपर आपको गाइड करेंगे इस चीज पे। प्लस जब तक गाइड नहीं कर रहे तो इस कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है। आपके 9th में जितने भी एसएलओज है ना, या आसान अल्फाज में जितने भी टॉपिक्स हैं, सुन रही हो फातिमा, सिर्फ एक टॉपिक है जो आपके इस एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ इस साल, आगे से वो भी आया करेगा। तो वो एक टॉपिक के लिए हम क्या परेशान हो, सारी बुक की करनी है, तसल्ली है, आराम से करो। वो जो एक टॉपिक है हम वो भी इसलिए करेंगे, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, फिर हमने एमडी कैट में भी तो पढ़ना है। रिलैक्स होकर सारी किताब पढ़ो, सारे एसएलओस पढ़ो। चलो टाइम हमें हो गया। स्कूल में सिर्फ सारे नहीं करवा रहे, कैसे करवा रहे हैं? असेसमेंट फ्रेमवर्क से, जो मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ज्यादा तो मैंने आपको तैयार बता करवा रहे दिया हैं, है, उसकी टेस्ट वगैरह ले रहे हैं। वैसे सिर्फ जो नहीं इम्पोर्टेंट वो बस समझा रहे हैं। असेसमेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 9th के सारे एसएलओ सिवाय एक के पेपर में आएंगे। ज्यादा चेंज आया फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों को तो आई डोंट नो वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, आपने सब पढ़ने हैं। और मैं प्रॉपर वीडियो से आपको वो उनके डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा हाईलाइट करके, सब पढ़ना है हमने। अगर वो स्कूल वाले कर रहे हैं तो उनकी मजबूरियां होती हैं, 4-5 माह में सेशन जबरदस्ती खत्म करना होता है, बच्चा पिक करे ना करे। हमने तो ऐसे नहीं ना चलना, हमने तो आप लोगों को साथ लेके चलना है। हाँ जी बोलें? ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, लेकिन पढ़ना सभी कुछ है, वो एक एसएलओ भी हम कवर करेंगे, कुछ नहीं छूट रहा। अब ये देख लो, वर्कशीट है, इसको खुद ही कर लो, टाइम हमारा हो रहा है। हमारे पास एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। ये कुछ पॉइंट्स है जिनको मैंने नीचे रैंडम डायग्राम में कहा हुआ है मुझे आइडेंटिफाई करके दो, लेबल करके दो। क्योंकि हमारे पास हम असेसमेंट फ्रेमवर्क रिपोर्ट जो है उसमें देखेंगे, क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है, उसमें मैं फिर ये चीज हाईलाइट करूंगा, हमें हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम्स को लेबल करना। तो आपने वर्कशीट में ये चीज जरूर डेली बेस पे करनी है। ये कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। यहां मैं खुद आपकी आसानी के लिए कॉलम के दोनों हिस्सों में कंटेंट भर रहा हूं। बोर्ड में आप देखोगे एक साइड ब्लैंक हुआ करेगी, एक पे लिखा होगा, लेकिन पहले आपको यह मैच करना आ जाए कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, फिर आप ब्लैंक भी कर लोगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीकेंड में अच्छे से टॉपिक को पढ़ो, समझो, वर्कशीट क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करो। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।